14 दिन की न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव, आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति का है मामला। देहरादून में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन। लंबे समय से चल रही थी कार्यालय खोलने की मांग, अब सेना की संपत्ति से जुड़े मामलों का त्वरित होगा निस्तारण। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान टूटने से हुआ बाधित, आवाजाही बाधित होने से यात्रियों को हो रही दिक्कतें। और लोहाघाट में फिर बढ़ी गुलदार की दहशत, क्षेत्र में दहशत का माहौल, शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर लोग। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है IND 24 के इस बुलेटिन में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को वो अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। सभी जिला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ACS राधा रतूड़ी ने सभी DM को CM के कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हर जिले के विकास कार्यों की CM समीक्षा करेंगे। हर जिले में जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी कोशिश रहती है जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट हो और डायरेक्ट जनता से उनका संवाद, यही उन्हें निराला बनाता है। और मुख्यमंत्री का पद भले ही उनके पास हो, लेकिन जिस तरह से वो कनेक्ट होते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, वही नवाचार की बात हम कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी ये काम करने का शगल हो गया है कि जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने जिले निर्धारित नहीं किए, यानी सब जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि भाई सब तैयार रहिए, कहीं पे भी CM साहब पहुंच सकते हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो जाहिर तौर पर जिले निर्धारित नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम 13 के 13 जिले हैं जिनके जिलाधिकारियों को ACS राधा रतूड़ी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन दौरा करेंगे उन जिलों का जहां पर लोगों की समस्याएं ज्यादा हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से वादे उन्होंने किए हैं जनता से, तो उन वादों को धरातल पर उतारने का ये सबसे नायाब तरीका होगा। और जनता, कई ऐसे लोग हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये मुनासिब नहीं होता कि वो राजधानी आ सके, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सके। तो ये मुख्यमंत्री ने एक अनूठी यहाँ पर पहल अब शुरू करने जा रहे हैं। वाकई इसकी तारीफ करनी होगी कि खुद आप जनता के द्वार जाएं, जनता से आप मिले, जनता की जो समस्या है उनको सुने, और जो मौके पर ही उनका निस्तारण करने की कोशिश मुख्यमंत्री की रहेगी। क्योंकि अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी जन सुनवाई नहीं होती है, उन लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। और कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा उत्तराखंड में कि जो तमाम जिलाधिकारी थे उनको मंडे को नो डे यहाँ पर उनका रखा गया था, क्योंकि उनको जनता के बीच जाने को कहा गया था। तहसील दिवस इसीलिए रखा जाता है ताकि जो लोगों की जो समस्या है तहसील में DM और SDM उन समस्याओं को उनका निस्तारण करें। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर यह इनिशिएटिव लिया है कि वो जिलों में जाएंगे, दौरे करेंगे। तो जाहिर तौर पर यह एक अच्छा संकेत है मुख्यमंत्री के लिए भी, सरकार के लिए भी, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी सुनवाई नहीं होती। और एक चीज, एक और यहाँ पर जाहिर तौर पर एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात होगी कि अब जो अधिकारी होंगे, अधिकारी जरूर यहाँ पर डर कर काम करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री किसी भी समय किसी भी जिले में दौरा कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी यहाँ पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, और ना ही कोई कर्मचारी और अधिकारी कोताही करेगा। बिल्कुल। और देखिए, एक बात भी कही जाती है सियासत में और जनता से कनेक्टिविटी के बीच, एक बात कही जाती है कि ये सब चीजें राजनेता तब करते हैं जब चुनाव बेहद करीब हो। लेकिन आप देखिए, चुनाव जीते हुए अभी कुछ ही महीने बीत रहे हैं, सरकार के भी चुनाव देख लिए तो ज्यादा समय नहीं बीता है। उसके बावजूद इस तरह से जनता के बीच में पहुंचना, यानी कि एक लंबी प्लानिंग है आपके पास। आने वाले 4.5 सालों में काम करने का जो विजन है वो बहुत ज्यादा है। आपके पास बेहतर दिशा देने के विकल्प भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कैटेगराइज्ड काम करने का जो तरीका है CM धामी का, चाहे वो लगातार
औचक निरीक्षण हो, जो कि हमने देहरादून का एक अच्छा उदाहरण देखा था किस तरह से वो पहुंचे थे। आमतौर पर मुख्यमंत्री इस तरह से कार्यालयों में नहीं जाते, वो सीधे अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, लेकिन यहां सीएम धामी एक जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं। उन अधिकारियों से भी बात करते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है, मंत्रियों को निर्देश देते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सारी कनेक्टिविटी को मजबूत तरीके से न केवल निर्देशित कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा नेतृत्व भी दिखाई दे रहा है इस समय उत्तराखंड में। खासतौर से अगर हम इन तमाम कनेक्टिविटी पे गौर करते हैं, और अगर आप इसमें चार धाम को ऐड कर लेंगे तो ये एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही कार्यकुशलता का उदाहरण हो जाएगा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चारधाम का आपने जिक्र किया तो जाहिर तौर पर यह बताना मैं चाहूंगा कि 24 लाख लोग यात्रा कर चुके हैं, और वाकई में 24 लाख लोगों की जो संख्या है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, कम नहीं होती। ऐसे में चाहे मौसम की बेरुखी हो या फिर गर्मी का यहाँ पर सितम हो, दोनों ही मौसमों में बेहतरीन यहाँ पर शासन और प्रशासन द्वारा कार्य किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई। खुद वो केदारनाथ गए, खुद वो बद्रीनाथ गए, उन्होंने देखा, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उनका वहां पर जायजा लिया, यात्रियों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याएं जानी, फिर जो क्षेत्रीय जो व्यापारी हैं उनकी समस्याएं जानी। तो कुल मिलाकर यह है कि हर वर्ग से जुड़ने का इस वक्त पूरी कोशिश इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, वाकई में अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव आने में अभी 2024 का चुनाव है, बहुत समय बाकी है, लेकिन अभी से जनता से जुड़ना, अभी से जनता की समस्याओं के लिए काम करना, तो कहीं ना कहीं इसे माना जा सकता है कि गुड गवर्नेंस की ये एक तस्वीर और ये मिसाल पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गवर्नेंस की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं, और वो अपने कार्यकाल के एक एक दिन को बहुत ही मजबूती के साथ, वो कहते हैं कि एक एक दिन बड़ा ही जरूरी कामों में ही खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि प्रत्येक जिलों का दौरा करेंगे, तमाम अधिकारियों को इसे लेकर बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि किसी भी जिले वो जा सकते हैं, किसी भी जिले में उनका दौरा हो सकता है। अधिकारियों को अभी से अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगलौर की। क्षेत्र में स्थित ओनिडा फैक्ट्री में मॉक ड्रिल करते समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि सिलेंडर फटने से करीब आधा दर्जन कर्मचारी घायल भी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारियों को आग बुझाने की दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि हादसे की जगह बहुत कम लोग मौजूद थे। अचानक फोम वाले सिलेंडर में आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मॉक ड्रिल करते हुए तेज धमाका होता है और चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं पेपर दे के आया था 2 बजे ड्यूटी पे। आज पेपर था, कल भी पेपर है बीएससी का। तो गैस सिलेंडर की ट्रेनिंग दे रहे थे, बोलने बाहर चले जाओ, और लास्ट सिलेंडर बच रहा था, और फिर मैं पाइप पकड़ रहा था, मुकुल भाई खोल रहा था उसे सिलेंडर को, और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था एकदम गिरते। सूचना मिली थी कि मंडावली गांव में स्थित एक फैक्ट्री है वॉशिंग मशीन बनाने की, ओनिडा की, उसमें जो एक कोई सिलेंडर फट गया था। तो उसमें सूचना मिली थी, तो उसमें मौके पर जब हम मौके पर गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो पता चला था कि कुछ लोग कर्मचारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे थे, जिसकी वजह से फॉर्म वाला सिलेंडर फट गया था उसके फैक्ट्री के ग्राउंड में। तो इस संबंध में कुछ लोग एडमिट हुए थे और मौके पर जाके जाँच की, और फटा हुआ सिलेंडर और कुछ सामान थाने में लाकर दाखिल किया गया, जिसके संबंध में जाँच की जा रही है। तो मंगलौर से ये खबर है, बड़ा हादसा टला है। मॉक ड्रिल दरअसल हो रही थी, उसी दौरान सिलेंडर फटा। अक्सर मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जाती है ताकि जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इस तरह की हादसों से रूबरू हो सके, और हादसे के बाद किस तरह से क्विक एक्शन लेना है, इसके लिए तैयारियां करवाई जाती हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से। लेकिन फिलहाल इस मॉक ड्रिल में ही यह हादसा हो गया, और जिसके बाद तमाम कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में
रक्षा संपदा विभाग और रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा संपदा कार्यालय स्थापित कर दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग भी चल रही थी। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया। कार्यालय बनने के बाद अब सेना की संपत्ति से जुड़े सभी मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोला। रक्षा संपदा का कार्यालय आज देहरादून में खुला है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और एक के बजाय 2 हमको यहाँ पर कार्यालय दे दिए हैं। अब रानीखेत में जो केआरसी सेंटर है उसके पास ही वहाँ पर उप कार्यालय, और आज यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में आप देख रहे हैं ये पूरा प्रदेश का कार्यालय खुल गया है। लोहाघाट में गुलदार का आतंक बढ़ने लग गया है। प्रेमनगर पाटन में गुलदार के द्वारा एक घर के अंदर घुसकर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते का शिकार कर लिया गया। ये घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गुलदार के घर के अंदर आग धमकने से और कुत्ते को उठाकर ले जाने से इस परिवार में और कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना का पता चलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। गुलदार के डर से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। लोगों को अब अपने बच्चों की भी चिंता सता रही है। शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग का निर्माण सन 1984 में हुआ था, लेकिन अब बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। शिक्षा विभाग अब इस बिल्डिंग की मरम्मत करवा रहा है। ठेकेदार द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण पुरानी ईंट और सरिये के इस्तेमाल से किया जा रहा है। बिल्डिंग की स्थिति इतनी नाजुक है कि धक्का मारने से बिल्डिंग के पिलर तक गिर रहे हैं। बिल्डिंग की नाजुक स्थिति को देखते हुए ग्रामीण इस बिल्डिंग की मरम्मत होने का विरोध कर रहे हैं और मरम्मत कार्य को भी रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारे गांधीनगर शिवनाथपुर पुरानी स्थिति में चल रहा है। यह स्कूल हमारा लगभग 40 वर्ष पूर्व बना था, लेकिन यहाँ पर जो कार्य हो रहा है बिल्कुल अनियमितताओं के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर आके देखा हमने, जिस बिल्डिंग की अगर नींव भी अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्डिंग ऊपर कैसे रुक सकती है। हमने आके यहाँ पर जय साहब से पूछा तो जय साहब का कहना है कि यहाँ पर जो हमारा एस्टीमेट बना गया वो खाली छत की बनेगी है, मगर जिसकी बुनियादी अच्छी नहीं होगी वो छत कैसे रुक जा सकती है, ये हमें कहना है। शासन और प्रशासन ये है कहना है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है बच्चों के साथ, उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। ये स्कूल लगभग 40 साल पुराना है और हमें आज स्कूल के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, वो हमारे पास आए कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है और अभी आपने देखा कि जो इसके पिलियर हैं वो सब हाथ लगाने से छूने से ही टूट जा रहे हैं। तो इसकी जो हमारी जो ठेकेदार से बात हुई वो बोलता है कि इसका टेंडर हमारा आधा हुआ है और इसका खाली जो लेंटर है वो हमने डालना है। आप देख ही रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ की नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर लेंटर डालेंगे तो वो ज़रूर एक न एक दिन गिर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे पंचायत क्षेत्र का हमारा स्कूल है, हमारे गांव के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो अगर कल के दिन ये स्कूल अगर बच्चों की पढ़ाई के समय गिरता है तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो अगर उसके नीचे दबकर मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जैसा कि अभी आपने मुझे वीडियो में दिखाया है कि वहाँ बृहद मरम्मत का काम चल रहा है, तो अभी दूरभाष पे मेरी समर शिक्षा के जेई से बात हुई है जो उस काम को देख रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 7.5 लाख रुपया बृहद मरम्मत के लिए वहाँ स्वीकृत हुआ है और उस पर टेंडर के द्वारा फिर काम भी शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर हम गुणवत्तापूर्वक जो है कार्य पूर्ण करा लेंगे इतनी धनराशि में। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि गाँव वाले थोड़ा विरोध कर रहे हैं, तो मैं भी स्थलीय निरीक्षण में एक दिन वहाँ जाऊँगा। चूँकि मैंने कल ही यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ चीज़ों को अभी, तो स्थलीय निरीक्षण के पश्चात गाँव वालों से बात की जाएगी और इंजीनियर के सहयोग से जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य है वो हम पूर्ण कराएंगे। और यदि लगेगा कि और धनराशि की आवश्यकता है और यदि कोई गांव वाले हमें लिख के देते हैं
तो हम अग्रतर कार्रवाई है तो उच्च स्तर पर भेज देंगे। और चूँकि छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों का है, तो संवेदनशीलता को देखते हुए हम बच्चों के प्रति उस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। हरिद्वार में आधार कार्ड बनाने और सुधार के नाम पर अब आम नागरिकों को मानो लूटा जा रहा है। सिडकुल क्षेत्र में सरकारी आधार कार्ड केंद्रों पर नागरिकों से कई गुना पैसा वसूला जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक एक आधार कार्ड में सुधार के लिए 500 रुपए की बजाय 300 रुपए मांगता है। 3 आधार कार्ड में बदलाव के लिए 900 रुपए मांगे गए। कुछ साल पहले तत्कालीन एसडीएम ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर इन आधार केंद्रों को सील करने का काम उन्होंने किया था, लेकिन वर्तमान अधिकारियों का लगता है इस और कोई ध्यान ही नहीं है। खबर सामने आने के बाद एसडीएम पूरन सिंह ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सब डिवीजन में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जितना भी सीएससी और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है, कुछ बैंकों में हैं, और इसके अलावा जितने सीएससी सेंटर है, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो इसको प्रॉपर्ली चेक करवाया जाएगा रूटीन में। रानीखेत नगर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में 26वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार के संत पथिक अक्षयानंद महाराज शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम 24 जून से 21 जुलाई तक चलेगा, 1 जुलाई तक चलेगा, जिसका विशाल भंडारे के साथ समापन होगा, जिसके लिए मंदिर समिति ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर समिति सालाना मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। भविष्य के लिए गरीबों को भोजन, होम्योपैथिक उपचार की योजना भी बनाई जा रही है। जैसे पूर्ववत हो रहा था, 2 वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो उम्मीद है कि इस बार ज़रा भव्य कार्यक्रम रहेगा। और श्री अक्षयानंद जी महाराज हरिद्वार के द्वारा इसमें वक्ता के रूप में व्यास गद्दी पे आसीन होंगे और व्यास देवी श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा कही जाए। ये कार्यक्रम 7 दिन का है। 24 तारीख जून से स्टार्ट होके 30 जून को समापन होगा और 1 जुलाई को पूर्णाहुति हवन भंडारे सहित उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर की। जिले के किच्छा में अग्रवाल सभा की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अग्रवाल सभा के नगर अध्यक्ष ग्यारसी बंसल, महामंत्री राम अवतार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष विवेक सिंघल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने संगठन और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। किच्छा की अग्रवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आज जो नई कार्यकारिणी है उसने महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शपथ ग्रहण के अंदर हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अग्रवाल समाज को संगठित करेंगे, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे एवं महाराजा अग्रसेन ने समाज सेवा का जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था और इस समाज का निर्माण किया था, हम उसे साकार करने का पूरा प्रयास करें। संकल्प लिया गया है कि अग्रवाल समाज को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, समाज में अपने समाज को बहुत आगे ले जाना है, अपने अग्रवाल समाज को किच्छा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसका नाम जिले में, प्रदेश में नाम करना है। यही कामना के साथ हमने आज शपथ ग्रहण लिया है और शपथ ग्रहण में यही मैंने शपथ लिया कि समाज में अग्रसेन जयंती और जो भी कार्यक्रम अपने समाज को बढ़ाने के लिए होंगे करूँगा। चीन और नेपाल सीमा से लगे सभी गांव जल्दी संचार सेवाओं से जुड़ जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल कंपनियों को टावर लगाने की अनुमति दे दी है। सुविधा शुरू होने से सीमांत ग्रामीणों को नेपाली सिम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सेना और अर्धसैनिक बलों को भी संचार सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हमारे कई सारे गाँव नेपाल की सिम को इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहां पर नेपाली नेटवर्क अवेलेबल था।
यूएसएफ स्कीम के तहत बारकोडिंग के जरिए सारे एरिया में टावर एक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे कई सारे गांव पहले नेपाल की सिम को इस्तेमाल करते थे और वहाँ नेपाली नेटवर्क ही अवेलेबल था, किंतु यूएसएफ स्कीम के तहत हम वॉर फुटिंग पे इन सारे एरिया में टावर इरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली हमारा बोंगलिंग और ढाकर में हमारे टावर्स इरेक्ट हुए हैं और कोशिश ये है कि अन्य स्थानों पर भी लैंड आइडेंटिफाई करते हुए तेज़ी से हम इस सीज़न में या जो भी वर्किंग विंडो हमें मिला है उसमें हम तेज़ी से टावर्स को इरेक्ट करें और ये पूरे क्षेत्र में पैरेलल नेटवर्क कनेक्टिविटी देकर हमारी जन सामान्य को एक मूलभूत सुविधा से का लाभ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल कुआं की। गोला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां फाटक के नीचे से बाइक निकालने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री राजकुमार सेतिया का बेटा बाइक निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ की महिला उप निरीक्षक मनीषा मीणा ने पकड़ लिया। मामले की भनक लगते ही भाजपा नेताओं का यहां जमावड़ा लग गया। घंटों नोकझोंक होती रही, लेकिन एसआई ने किसी की एक न सुनी और कार्रवाई करते हुए 5 मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश की। लाइन पर इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पर बंद रहता है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान होते हैं धूप में। अब ऐसा कोई मामला था नहीं वैसे। मेरा बेटा मेरे घर से आ रहा था, पीछे साइड वहीं पास में मेरा घर है, वहाँ से आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग से बहुत दूर था। वो इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने उनको बुलाया और मोटरसाइकिल उनको ले ली और चाबी दो ज़बरदस्ती चाबी लेकर और रेलवे स्टेशन पहुँचा दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम ने जगह भी चिन्हित की। साथ ही पुलिस बल द्वारा शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिससे कि कोई कार्रवाई में अप्रिय घटना न हो सके। तो है नेगी जी, उनके अध्यक्षता में हमने पूरे फोर्स के साथ अपना पूरा मार्केट जहाँ जहाँ पर लोगों ने अवैध निर्माण या अतिक्रमण कर रखा है वो पहले से चिन्हित हैं और उनको पहले से भी नोटिस दे रखे हैं हटाने के लिए, लेकिन जो नहीं हटाएंगे उसी संबंध में हमने फ्लैग मार्च निकाला ताकि कोई इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। हमने अपने कोटद्वार के फोर्स के अलावा एक्स्ट्रा जो फोर्स मंगाया है अन्य थानों से वगैरह, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 2 एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला कांस्टेबल, 1 प्लाटून पीएसी कर 10 कांस्टेबल मंगाई है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। अभी फ्लैग मार्च निकाल दिया गया, सभी लोगों को पता लग गया कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। शांतिपूर्वक से हमारा कल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। थराली में ईरी और बैसखान के ग्रामीणों ने विधायक टमटा को ज्ञापन सौंपा, जहां ईरी बैसखान मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2018 में ईरी बैसखान मोटर मार्ग को स्वीकृति मिली थी, लेकिन 4 साल बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क का कार्य शुरू नहीं करवा पाया। विधायक जी हमारे उसमें आए और उन्होंने हमें जो भी उम्मीदें दिलाई कि 6 महीने के अंदर में आपके वहाँ रोड पहुँचाएंगे। इस रोड की मांग हम 2017 से कर रहे हैं और 2017 के डॉक्यूमेंट हमारे पास है। रोड के लिए लगातार चिल्ला रहे हैं, जिसमें हमने चुनाव बहिष्कार भी किया था। तुरंत उसमें पिलर की घोषणाएं हुई थी, मगर वो पिलर जो भी अभी तक नहीं लगे हुए हैं और जिससे हमारे ग्रामवासी काफ़ी नाराज़ हैं और विधायक से अभी उम्मीद जता रहे हैं कि यह काम तुरंत हो। दिलासा दिया जा रहा है कि हमें हमारे माँ बाप चाहे वो कोई भी हो, बुजुर्ग साथी, तो हमें दिलासा दे रहे कि रोड आएगी, लेकिन आज तक हमें कभी भी हमारे यहाँ गाँव में रोड ना आई। लेकिन आज हम पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गए और वहाँ हमने अपने गांव के लिए रोड के लिए मांग की। लेकिन आज हमें विधायक जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 1 साल के अंतर्गत आपके गांव में सड़क पहुंच जाएगी। ये सड़क 2017 में ये पत्रावली चली थी और जो अभी मैंने देखा तो इसमें आज ही अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी थराली ने ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पत्रावली आगे डाली है और आज चूँकि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और मैंने इससे पूर्व भी अधिशासी अभियंता थराली को इस सड़क के विषय में कहा था और निश्चित रूप से ये गांव की जो समस्या है इसका तत्काल समाधान के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।